अब मजेदार कहानी आगे की है, और वो मजेदार कहानी क्या है कि 1857 का जो गदर था उसकी पूरी बेस तैयार हो गई थी। और मैंने शायद आपको पिछले सबक में भी बताया था कि अंग्रेज हिंदुस्तानी जो सिपाहियों के लिए एक तरह का कारतूस लेकर आए थे। वो कारतूस कैसा कारतूस था? 1857 के रिवोल्ट की क्या क्या वजूहात थे, कॉजेस थे, रीजंस थे, क्या क्या थे वो। ये जो बगावत थी इस पे सवाल जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये शॉर्ट नोट्स के तौर पर भी आता है बेटा, ठीक है। 1857 के रिवोल्ट 10 मई को हुआ था। इस वक्त शुरू हुई थी जब मेरठ में कंपनी के हिंदुस्तानी फौजी बागी हो गए थे। क्यों बागी हुए थे वो, क्यों बगावत पर उकसाए थे वो, उसकी वजह क्या थी? उसे बर्तानिया ने सिपाही बगावत का नाम दिया था, सिपॉय म्यूटिनी भी कहा गया था इसको, ठीक है बेटा, सिपॉय म्यूटिनी भी कहा गया था इसको। ठीक है, और रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा गया था इसको। इसके दो नाम है, परेशानी हुई है कि क्या है कि मैम ये भी नाम बता रही हैं और ये भी, इसके दो नाम भी थे। सिपाहियों ने बगावत कर दी, हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अपने यूरोपीय ऑफिसर्स को क्या करा था, मार डाला था, और वो दिल्ली की तरफ बढ़ गए थे। क्यों? उसके पीछे वजह थी, और वो लाल किले में दाखिल हुआ और बूढ़े और बेकुव्वत मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह करार दिया। ये उस वक्त के सिपाही थे जिन्होंने ये काम करा था। क्यों करा था, क्या वजह थी इसकी वजह क्या थी दर हकीकत? क्योंकि ये बरतानवी हुक्मरानी के खिलाफ एक माशी, इकोनॉमिक, सियासी और समाजी जद्दोजहद थी। गुस्से और नाराजगी की जबरदस्त इजहार ने हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में जितने भी हुकूमतें थी, नौआबादियात थी, उनको सबको हिला डाला था। और इसका अगर हम सियासी नजरिए से देखें, यानी कि पॉलिटिकली क्या असर रहा, वो देखते चलते हैं। पॉलिटिकली क्या रहा इसके अंदर? यहां पर जबरी जरिए से नौआबादियाती फैलाव को हुक्मरान बेचैनी का एक बड़ा उसका वो रहा था, यानी कि उनका एक मोटो ये था अंग्रेजों का कि यहां पर अगर किसी के पास जमीन है ना, उसकी जमीन पर किस तरह से कब्जा करना है। इंग्लैंड के लिए इतनी दौलत इकट्ठा करना चाहते थे कि जितनी वो कर सकते थे, रहते हिंदुस्तान में थे, पर उसका तरीका उन्होंने क्या बनाया कि अगर किसी के पास उसका जानशीन नहीं है, ठीक है, पैदाइशी जानशीन नहीं है, किसी बच्चे को लेकर उन्होंने पाला है, तो उसका कोई हक नहीं होगा उस जमीन पर। वो सब डायरेक्टली कहां चली जाएगी? वो डायरेक्टली चली जाएगी गवर्नमेंट के पास। अगर उसका कोई उसके बाद कोई जायज वो नहीं है तो हकदार। समझ में आ रही है बात? अब उन्होंने क्या लेकर आए थे? वो इल्हाक की इन पॉलिसी को जायल होने का नजरिया और निजाम अहदे मानवत कहा जाता था, और इसके नतीजे में बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो अंग्रेजों के कब्जे में चली गई थी। ठीक है, वो क्यों चली गई थी? क्योंकि उनके कोई, जो बात मैं आपसे कहना चाह रही थी, ये वो रियासतें थी जिन्हें बरतानी तहफ्फुज हासिल था, लेकिन उनके हुक्मरानों की मौत तख्त के जानशीन के बगैर हो चुकी थी। कोई जानशीन ही नहीं था उनका, या तो उन्होंने औलादे जो बच्चे थे किसी और से लेके पाल रखे थे, उनका अपना खून नहीं था, तो इस वजह से वो जो प्रॉपर्टीज थी उन बादशाहों की, वो डायरेक्टली कहां चली गई? वो गवर्नमेंट के पास चली गई थी। और क्या था उस टाइम? ये था नतीजतन उनके लिए क्या था, नतीजा क्या था उनके लिए? ले पालक बेटे कानूनी तौर पर जायदाद के वारिस होने या पेंशन पाने के हकदार नहीं होते थे। अब उनके डायरेक्ट तो वो हायरार्की नहीं थे, ठीक है, उनके जानशीन नहीं थे। सबसे पहले तो उनसे वो रियासत ही ले ली जाती थी, उसके बाद अगर वो बूढ़े बुजुर्ग हो गए तो उनके मरने के बाद भी जो उनकी पेंशन थी वो भी नहीं जाती थी उनके पास। तो ये जुल्म थे जो हो रहे थे उस वक्त में। उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की और क्या थी? इस मदाखलत जो थी उनकी, वो हिंदुस्तानी हुक्मरानों को वो पसंद नहीं करते थे। ठीक है, उनकी ये भी थी। उसके बाद देखिए यहां पर जो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, यहां पर आपको उस वक्त का दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद, ये सब कौन सी जगहें हैं? देखिए
आपके मैप में क्या लिखा हुआ है? हिंदुस्तान का नक्शा, जिसमें 1857 की बगावत में शामिल होने वाले बड़े शहरों को दिखाया गया है। 1857 के गदर में ये जगहें थी जो सामने आई, और हमारा जो मसला था, जो शुरू हुआ था, वो मेरठ से शुरू हुआ था। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत की, और किस लिए की? ठीक है, देखिए जो मेरठ था ना, समझ गई मैं। ये जो मेरठ है, आप देख रहे हैं ना मैप में, मेरठ में जो रेजिमेंट थी, वहां पर हुआ क्या कि वहां पे कुछ पॉलिसीज आई थी। और पॉलिसीज क्या थी? वो पॉलिसीज ये थी कि वहां पे जो कारतूस था वहां की रेजिमेंट में, उन लोगों को जो कारतूस इस्तेमाल करना था बंदूक के अंदर, वो बना गया था किससे? काऊ और पिग के फैट से। ठीक है, काऊ और पिग के फैट से बनाया गया था, उनकी चर्बी से बनाया गया था। और उसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या था कि वो उनको अपनी बंदूक में लोड करने से पहले दांतों से काटने की जरूरत थी। और ये ऑर्डर किसके लिए थे? जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे। देखिए, जब तक इंसान के आसपास दबाव पड़ता है, ठीक है, वो बर्दाश्त करता है, वो बर्दाश्त करता रहता है। और दूसरी चीजों पे पड़ता है, वो भी बर्दाश्त करता है। अपने घर पर भी पड़ता है, वो भी बर्दाश्त करता है, जहां तक वो बर्दाश्त की ताकत रखता है। पर जब बात आती है मजहब पर, तब एक बहुत बड़ा इनकलाब आता है। उस टाइम भी यही हुआ। हिंदू और मुस्लिम जो थे वो तमाम कहां थे? वो ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर्स थे। ठीक है, अब उनको जब बंदूकें इस्तेमाल करने के लिए दी गई, तो उनसे ये ऑर्डर भी पास हुआ कि आपको ये वाले कार्ट्रिजेस आपको यूज करने हैं। ठीक है, वो कारतूस आपको इस्तेमाल करने हैं, और इस्तेमाल करने का तरीका ये है। और उस कारतूस के अंदर काऊ एंड पिग फैट यूज हो रहा था। तो इससे उनका धर्म जो था, उनका मजहब जो था, उसको ठेस पहुंच रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। इस वजह से यहां से ये इनकलाब शुरू हुआ, और वहां पर वो मना कर जो वहां के सिपाही थे, वहां से एक ही दिन में दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच करी। और जब वो दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच करी, तो यहां आकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को क्या बनाया था? अपना बादशाह मुकर्रर करा था। पर इसमें सियासी हरबा क्या इस्तेमाल करा गया? उन्होंने ये जितनी भी जगहें थी जो अंग्रेज हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि जिसकी अपनी सगी औलाद नहीं है, वो उनको सीट पर, यानी कि गद्दी नशीन नहीं होंगे वो। ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं हम अपने माशी असबाब क्या थे, इकोनॉमिक क्या रीजन रहे। पॉलिटिकली हमला करा पहले तो, अब दूसरा हमला ये था। अब वो हमला कैसे करा? अंग्रेज हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने आए थे, ये सबको पता है, लेकिन जल्द ही मुल्क को इस्तेहसाल का निशाना बनाने लगे। इतनी ताकत उनके पास आ गई क्या वो पॉइंट आउट करने लगे और कंगाल करने लगे, क्योंकि यहाँ पे वो पैसा नहीं छोड़ रहे थे, उनको कमाने या फिर उनको वो फसलें उगाने नहीं देते थे, या वहां के जो सोल्जर्स थे उनको परेशान करते थे। तो ये सारी चीजें थी। उन्होंने यहां से जितनी दौलत और कच्चा माल ले जा सकते थे ले जाने की कोशिश करी। पैसा भी लेकर गए यहां से जितना कच्चा माल था वो भी लेकर गए वो यहां से, अपने मुल्क को स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, अब चूंकि उन्होंने हिंदुस्तानी तिजारत और सनत के मफादात के खिलाफ अमल किया था, ठीक है, इसलिए हिंदुस्तानी दस्तकारी पूरी तरह तबाह हो गई थी। यहां पे कुछ ऐसी चीज ही नहीं थी जिसको लोग खरीदते। कोई ऐसी चीज क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको वो काम करने के मौके ही नहीं दिए थे। वो सिर्फ अपनी गुलामी के लिए उनसे वो चीजें काश्त करवाते थे, जो यहां से काश्त करवाकर वो अपने मुल्क लेके जाते थे। सस्ते दामों पे यहां पे काश्त करवाते थे और अपने मुल्क ले जाकर उससे मुनाफा इकट्ठा करते थे। उसके अलावा क्या था? हिंदुस्तान क्या था? बरतानियों के लिए एक अशिया का एक उम्दा सारिफ और बरतानिया की सनतों के लिए खाम मालों का एक बड़ा सप्लायर बन चुका था। वो अपनी कंट्री को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे।
तो बरतानवी हिंदुस्तान में मशीन के बने कपड़े बहुत सस्ते दामों में फरोख्त करने लगे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के घरेलू सनत पर बहुत बड़ा असर पड़ा। क्यों? क्योंकि सब लोग क्या करते थे, घर में ही कपड़ा काटते थे, घर में कपड़ा बनाते थे। अब ये वहां से कपड़ा लेकर यहां आने लगे और उसको यहां लाकर बेचने लगे, तो यहां की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा।